नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 2021-22 में। तो पूरा का पूरा हिंदी का ये पेपर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर देखिएगा। आपको क्या है दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो हिंदी है दोस्तों, हिंदी की हम आपको लगभग 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या 3 से 4 वीडियो पूरी देखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको फुल वॉच करनी पड़ेंगी। अगर आप 3 से 4 वीडियो पूरी देख लेते हैं तो दोस्तों आप 80 में से 80 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पूर्णांक 80 नंबर का है, ये सभी को पता है। और ये भी सभी को पता है कि समय आपके पास 3 घंटे है। पहले आपको 100 नंबर का पेपर आता था, तब भी आपको 3 घंटे ही मिलते थे। लेकिन इस साल स्टूडेंटों को फ़ायदा है, उनका पेपर 80 नंबर का आ रहा है और उसमें क्या आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि पहले क्या होता था, देखिए 25 ऑब्जेक्टिव आते थे और लेकिन थ्योरी ज़्यादा रहती थी। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव भी 32 आ रहे हैं, तब भी आपके पास समय फुल है, ठीक है। बस आपको क्या क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं उनको याद कर लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उनको याद कर लीजिए। तो टाइम की तो आपके पास कोई भी कमी नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। आपको जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास ही में एक आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिएगा, इनको पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी आपको याद करने हैं, किसी भी एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था, तो उद्धव थे उसने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया था। किसका संदेश दिया था? योग साधना का संदेश दिया था। चलिए मैं यहाँ पर आपको जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था दोस्तों? योग साधना का संदेश दिया था। सॉल्यूशन आपको इसलिए बताया जा रहा है, ज़्यादातर आपको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, लेकिन हम इसलिए आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो सॉल्यूशन ढूंढने में, ठीक है। आगे देखिएगा, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो आप सभी को पता है, आप सभी ने रामायण देखी होगी, ठीक है। तो जब क्या है, भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था स्वयंवर में, तो कौन नाराज हो गए थे? विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम या सहस्त्रबाहु। तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये परशुराम जी थे, वो क्या है, क्रोधित हो गए थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? परशुराम, ठीक है। 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। फिर देखिए, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था? तो नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम मोतीलाल था। क्या था दोस्तों? नेताजी की मोतीलाल था, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए www.skteach.com। तो वहाँ पर आपको क्या सभी मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लास 10 हिंदी सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट के। इस वेबसाइट पर आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर हाफ ईयरली पेपर, आपके फाइनल एग्जाम के पेपर सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहते हैं तो आप क्या गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.skteach.com, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो गोपियाँ हैं वो ऊदों को बड़भागी कह रही हैं, यानी बड़भागी का मतलब होता है बड़ क्या है, भागों वाला, ठीक है। बहुत बड़े भागों वाला उसे हम बोलते हैं बड़भागी। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, समाज के प्रकार हैं। तो दोस्तों समाज के प्रकार पूछे गए हैं, तो समाज के प्रकार 6 होते हैं, ठीक है। समाज के कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। क्या दोस्तों? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।
तो यथा क्या आपका अव्यय, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। फिर पूछा जा सकता है कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी। ठीक है, जब भी आपको संख्यावाचक शब्द मिले तो वो आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों, द्विगु समास होता है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता, तो यहाँ पर क्या माता और माता पिता में क्या है दोस्तों, आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं, तो वो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो माता पिता पूछा जाए आपसे, या आपको बोला जाए भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, ये सब क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिएगा। एक क्वेश्चन से मैंने आपके इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बहुब्रीहि समास होता है, उसमें क्या तीसरा पद निकल के आता है, जैसे कि दशानन अर्थात 10 हैं, जिसके आनंद क्या है आपका रावण हो जाता है। पूरी आपको डिटेल में वीडियो फिर कभी हम सिलेबस पढ़ाते हैं जब आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखिएगा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको बस यही याद नहीं रखना कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक आपको ध्यान में रखना है रचना, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। एक आपको रखना है रचना और एक आपको ध्यान रखना है अर्थ। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर करें तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट इसे भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखें, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपकी रचना में कितने शब्द हैं, 1 2 3, तो प्रकार कितने 3। ठीक है, अगर आपको एक याद है तो दूसरा तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोनों। अब देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थान ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पहला, नेताजी की चश्मा गद्य की विधा है, तो किस प्रकार की विधा है हमें बताना है। फिर दिया गया है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, टेढ़ी की मुआवजे का तथा कठिन काल। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेंगे। सूरदास जी मुख्यतः कवि हैं, सभापति का भाषण में छपा था, पंचवटी समाज का उदाहरण। तो मैंने आपको अभी बताया था पंचवटी के समाज का उदाहरण है, अगर आपने ऊपर वीडियो देखी होगी, पूरी ध्यान से देख रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि 3 से 4 ओनली वीडियो आएंगी। अगर इन 3 से 4 वीडियो को आप देख लेते हैं तो दोस्तों आप 80 में से 70 से 75 अंक आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लिए अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिए फिर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। देखिए छायावाद को हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए www.skt.com। आप ये आप सर्च कीजिए कि क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली पेपर सॉल्यूशन, लास्ट में लिख दीजिए SKT। ध्यान रखिएगा SKT जरूर लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, तभी आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी का आंसर मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए मैं क्यों लिखता हूँ, इसका आपका आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा बाल गोविंद भगत, इसका कबीरपंथी हो जाएगा। माता का अंचल शिव पूजन सहाय हो जाएगा। गद्य हमारी यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, रस काव्य की है, रस काव्य की आत्मा है। माता पिता में द्वंद्व समास है। इस तरीके से आपके आंसर है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों पद प्रधान हो, माता पिता आए, भाई बहन आए, दुख सुख आए, तो इनमें सभी में क्या होगा, द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, द्वंद्व में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 दाम मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पद क्या होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए। ठीक है, आप दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में हमें देने हैं। देखिए पहला दिया गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था समास में कि यथा क्या है दोस्तों, आपका अव्यय है। ठीक है, यथा क्या है दोस्तों, आपका अव्यय है, तो यथाशक्ति में आपका कौन समास हो जाएगा, यथाशक्ति में दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया था माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। तो माता के आंचल में जो संस्कृति का अंकन हुआ है दोस्तों, वो आपकी है देहाती संस्कृति है। किस प्रकार की संस्कृति है, देहाती संस्कृति है। फिर आता है साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी, देखिए साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना। सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूर सागर, एक तो आपकी सूर सागर हो जाएगी। ठीक है, सूर सागर। दूसरी आपकी सूर सारावली, सूर सारावली। ठीक है, 2 रचनाएं हो गई। और जो तीसरी है वो है साहित्य लहरी। क्या है दोस्तों, साहित्य लहरी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, या ये भी पूछ सकते हैं कि सूर सागर किसकी रचना है, या सूर सारावली किसकी रचना है। तो तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि सूरदास जी की ही रचनाएं हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी रामचरितमानस है किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कवितावली किसकी है, तो ये भी तुलसीदास जी की है। दोहावली किसकी है, तुलसीदास जी की है। ये सभी ध्यान में रखनी है। ठीक है,
एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। अब देखिएगा भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी। सभ्यता किसका परिणाम है? सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। अब यहाँ पर शत दिए गए, इन्हें भी देख लीजिएगा एक बार, ध्यान लगाइएगा। बाल कुंवर भगत ग्रस्त नहीं थे तो असत हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है तो ये भी आपका असत हो जाएगा। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए थे तो ये भी असत्य है। चौपाई छंद में 18 मात्रा होती हैं तो ये भी असत्य है। अकामान्य आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है तो बिल्कुल सत्य है। छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत है तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि छायावाद के जो दोस्तों जनक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? ये मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद के जनक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पे क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सारे। पहला है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या विघ्न निहित है? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, ये अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपको 2-3 वीडियो और देखने को मिलेंगी। अगर आप फुल वीडियो पूरा आप जो हम आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं हिंदी के लिए, अगर पूरी देखते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 70 से 75 अंक आप 100% लाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को सभी देखिएगा, जितनी भी वीडियो आने वाली हैं लगातार आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या तात्पर्य? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है? तो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? कहानी और उपन्यास में अंतर इंपॉर्टेंट हो सकता है देखने को मिल जाए। भक्ति काल की विशेषताएं, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देने हुए पान वाला उदास हो जाता है क्यों? जॉर्ज पंतम की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दोस्तों आपको 100% देखने को मिलेगा। महाकाव्य और खंड का लगभग हर साल पूछा जाता है। कभी 2 अंतर पूछे जाते हैं, 2 अंक में, कभी 3 अंतर पूछे जाते हैं 3 अंक में, कभी 4 अंतर पूछे जाते हैं 4 अंक में। तो ध्यान रखिएगा। स्क्रीन 2 महाकाव्यों के नाम लिखती है, उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य सबसे पहले आपको ध्यान, महाकाव्य जब भी है सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए रामचरितमानस तो नाम लिखना है आपको, तुलसीदास जी का है। एक आप लिख सकते हैं कामायनी का, जयशंकर प्रसाद का, जो मेन प्रसिद्ध है फेमस महाकाव्य है। ठीक है, गीत का छंद की परिभाषा, हरिगीत का छंद की परिभाषा, सभी छंद आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। वीर रस से देखिए, मैंने बोला था आपको कि आपको सभी जो रस हैं आपके सभी रसों के आपको स्थायी भाव पता होने चाहिए। स्थायी भाव क्या दोस्तों आपके जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जबकि उनके एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं वो आपके 2-3 अंक में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो जो निबंध है वो नी प्लस बंध से मिलकर बना है। किसे? नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना से है। ठीक है, निबंध अपने आधुनिक में जो आपका ऐसे शब्द का पर्याय है, आप जानते हैं इंग्लिश में से ऐसे बोलते हैं। इस तरीके से रसों के अंगों के नाम लिखिए, तो पता है आपको, मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि रस के आपके क्या है 4 अंग होते हैं। पहला आपका होता है स्थायी भाव, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, बार बार इसलिए आपको बताए जा रहे हैं जैसे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए रस के अंग देखिए, पहला आपका स्थायी भाव होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्थायी भाव। ठीक है, पहला स्थायी भाव। दूसरा आपका हो जाएगा विभाव, तीसरा आपका हो जाएगा अनुभाव, और चौथा दोस्तों आपका हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव, चारों आपको याद रखने हैं। संचारी भावों की संख्या भी पूछी जाती है, कभी कभी क्या पूछे जाते हैं कि कितने संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव की मैं आपको संख्या बता देता हूँ। संचारी भावों की वो संख्या है दोस्तों वो 33 है, यानी कि 33 है। ठीक है, अब दिए गए निम्नलिखित के समास विग्रह की तरह समास के नाम लिखिए। महानगर, लाभ, हानि, राजभवन। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर आपको इसे याद कर लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी बार पूछा गया है फाइनल एग्जाम में भी। पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस और दीपावली। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या और पुस्तकालय। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पर आप अपगणित बोध दिया गया है। निम्नलिखित अपगणित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया मनुष्य का जीवन एक बहुत संघर्षमय होता है। यहाँ पर आपको टाइटल माइटल लिख देना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में किसी गद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा आपको आंसर बताने हैं।
तो सूरदास अतः विजय शंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखना है, यानी कि आपको कवि परिचय लिखना है। विद्यालय में शुल्क मुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और एक आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र भी लिखना है। फिर ठीक है, फिर निम्नलिखित में किसी विषय पर आपको क्या रूपरेखा लिखनी है। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चलन, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो इनमें रूपरेखा किसी एक पर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसके जो 3-4 टोटल पार्ट आने वाले हैं हिंदी के, वो पूरे आपको देखने हैं। अगर पूरे देखेंगे तो आप आसानी से 70 से 75 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखना है। वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हम वीडियो आपके लिए लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हम आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है सबसे पहले जाकर उन 2 वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने आपसे बोला था दोस्तों लगभग आपको क्या है 3 से 4 वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आपके क्या है लगभग आप 80 में से आप 65 से 75 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 3 है, तो इसको भी आपको पूरा देखना है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें से 1 अंक का क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और ये 100% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहे त्रैमासिक का देख लीजिए, चाहे आप अर्धवार्षिक का देख लीजिए, चाहे आप फाइनल का एग्जाम देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों रस से संबंधित स्थायी भाव तो हर बार पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या सभी रस के स्थायी भाव याद होने चाहिए। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण का शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीरभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है, रौद्र रस के स्थायी भाव की बात करें तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अद्भुत रस का पूछा गया है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका होता है विस्मय होता है। वीर रस के स्थायी भाव की बात करें दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। शांत रस का निर्वेद होता है, भयानक का भय होता है, वात्सल का वत्सल होता है। ठीक है, अब दोस्तों इनमें से मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो लगभग ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन स्थायी भावों को मैं आपको बता देता हूँ, तो उनको आपको जरूर रख लेना है। अगर आपको पूरे 10 याद हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको 10 याद नहीं है तो लगभग मैं आपको 5 बता देता हूँ जिनको आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो वीर रस है। ठीक है, वीर रस याद कर लीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कर लेना है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों कर लेना है रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपको करना चाहिए वो आप कर लीजिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, इसके अलावा शांत रस का कर लीजिए निर्वेद होता है। इस तरीके से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो सबसे पहले दोस्तों आपको 10 रस के स्थायी भाव याद होने चाहिए और उनके एक एक उदाहरण भी याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 1 नंबर का पूरा ये टॉपिक आपका 1 नंबर का हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका त्रैमासिक हो, हाफ ईयरली हो या आपका फाइनल हो। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 3 अंक का क्वेश्चन आपका इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि वीर रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण से लिखिए, या श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण से लिखिए। साथ साथ पूछा जाता है कि रौद्र रस किसे कहते हैं, रौद्र रस का एक एग्जाम्पल से समझाइए। तो ये 1 नंबर पूछे जाएंगे, जबकि इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा हमें ग्रामर सेक्शन यहाँ पर देखना है। अब देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो आ सकता है आपके एग्जाम में, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन एक बात और आपको पता होनी चाहिए, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर होने से पहले कि जो देखिए स्थायी भावों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या 10 है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो आपको आंसर भले ही आपको आंसर 33 ही करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि स्थायी भावों की कुल संख्या 10 है, जबकि संचारी भाव 33 माने गए हैं। माने गए हों भले, लेकिन हमें क्या 33 ही लिखना। अगर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको
33 ही करना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये क्वेश्चन भी याद करना है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए स्थायी भाव 10 है और संचारी भाव आपका 33 यानी 33 है, ठीक है। आगे देखिएगा, काव्य की परिभाषा पूछी जाती है। काव्य की परिभाषा लिखिए, उसके भेद लिखिए, ठीक है। अगर आपको परिभाषा याद है तो सही है। देखिए कभी कभी आपको दिया जाता है, यहाँ पर देखिएगा, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा दी गई है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों लगभग 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यह परिभाषा किसकी है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य जगन्नाथ की, और 2 ऑप्शन और रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी जो परिभाषा है वो आचार्य विश्वनाथ की है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो काव्य की परिभाषा है वो क्या है। तो आपको लिखना है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो पूछे जाते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। वैसे तो सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको लिखना है ओनली 2 भेद होते हैं, या आप अंकों में लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है दोस्तों, आपसे 3 अंक या 2 अंक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तब ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है काव्य के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है श्रव्य काव्य, ठीक है, पहला श्रव्य काव्य होता है, दूसरा आपका होता है दृश्य काव्य, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका दृश्य काव्य। तो दोनों आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ही यहाँ से एक क्वेश्चन दिएगा, इसमें से लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर दिया गया है श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य में भेद बताइए। देखिए श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, जबकि प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, महाकाव्य खंड काव्य, ठीक है। और महाकाव्य खंड काव्य में भी आपको अंतर पता होना चाहिए। 2 या 4 खंड काव्यों के नाम, उनके रचयिता, 4 महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिता के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। मुक्तक काव्य के भी भेद दिए गए हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक, इनको भी पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं और आपके प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। ये दोनों पता होने चाहिए। और एक आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मुक्तक काव्य, तो इसके भी आपके क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, यानी कि सभी के भेद 2 होते हैं। अगर आपसे काव्य में कहीं से पूछ लिया जाए कि किसके कितने भेद हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी के 2 ही भेद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 प्रमुख महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, महाकाव्य की पता होना चाहिए कि महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है। महाकाव्य की परिभाषा के बाद आपको 4 महाकाव्यकारों के नाम पता होने चाहिए, उनकी रचना याद होनी चाहिए। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि 4 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो आप क्या, आपने ओनली 2 किए हैं, तो आप क्या पूरा अंक नहीं ला पाएंगे, इसलिए कम से कम 4 आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक रामचरितमानस, तुलसीदास, जयशंकर कामानी, जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार आप 2 और कोई कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि चंद्रवरदाई का एक है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, 4 करने हैं आपको, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया है खंड काव्य, तो खंड काव्य किसे कहते हैं, तो किन्हीं 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। एक तो आपका जानकी मंगल जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित है, सिद्धराज मैती शरण गुप्त और गंगावतरण जगन्नाथ रत्नाकर, ठीक है। तो ये भी आपको 4 ही याद करने हैं। ये भी 4 अंक में पूछा जा सकता है कि 4 खंड काव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इसे भी आपको 4 ही याद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आप देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देखिए रस के अंगों, रस के आस्वाद योग्य बनाने में सहायक अवयव के नाम लिखिए। तो दोस्तों पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर देते हैं और वो गलत कर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रस के 4 अंग होते हैं। मैंने लगभग सभी वीडियो में आपको बताया कि रस के 4 अंग होते हैं, और डिटेल में भी मैंने आपको बताया था कि पहला आपका स्थायी भाव होता है, दूसरा आपका विभाव होता है, तीसरा आपका अनुभाव होता है, चौथा आपका संचारी भाव होता है, ठीक है। संचारी भाव की बात करें दोस्तों, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जबकि जो आपके स्थायी भाव हैं उनकी संख्या 10 है, ठीक है। स्थायी भाव की संख्या 10 है और आपके संचारी भाव 33 हैं। और देखिए विभाव के भेद पूछे नहीं जाते, लेकिन पता होना चाहिए कि विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव 33 और स्थायी भाव 10, ठीक है। ये भी लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि जिसके कारण आश्रय में स्थायी भाव उजागृत हो, आलम्बन, और ये जागृत भाव को उद्दीप कहते हैं, उद्दीपन, ठीक है। आपको इसमें पूरे पॉइंट में क्या चीज़ याद रखनी है कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं,
जिनमें से स्थायी संचारी वर्ब 33 होते हैं, स्थायी वर्ब 10 होते हैं। लेकिन इन 2 लाइनों को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं आपके 7 में भी पूछे जाते हैं, और आपके क्या है, और आपके इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण निकलते हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में जो अंतर है वो भी आपको याद करना है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन छूट गया वो बता देता हूँ। महाकाव्य और जो आपका खंडकाव्य होता है, महाकाव्य और खंडकाव्य में जो अंतर है वो आपको याद करना है। ठीक है, इस तरीके जो आपका काव्य बोध, अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो काव्य बोध में से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, मैं 4-5 स्टेप बता देता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि 4-5 वीडियो आपके इसको देखने को मिलेंगी हिंदी की। ठीक है, जिसमें से 3 वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, लाइक करने के बाद इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करने के बाद दूसरा है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।